नमस्कार नमस्कार, वेलकम। आज का शानदार टॉपिक है, देखिए वन नेशन वन इलेक्शंस। और ये आप लोगों में हाल ही में न्यूज में देखा होगा, ठीक है। वन नेशन वन इलेक्शन, ये मतलब क्या है? और उसको जो रूलिंग पार्टी है, एनडीए का सरकार है, उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। मतलब ये नया कंसेप्ट नहीं है एक्चुअली। जब संविधान बनाया गया था उस टाइम पे ये चीजें जो है, उस टाइम पे 4 बार हुआ था उस टाइम पे, और उसके बाद बंद कर दिया गया था। बट ये नया कंसेप्ट नहीं है। तो अभी जो है हमारे जो रूलिंग पार्टी है उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। और ऑपोजिशन पार्टी का क्या कहना है, और वन नेशन वन इलेक्शन में हम लोगों के लिए, ये रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन पार्टी को छोड़ दीजिए, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हम लोगों के लिए बेनिफिट है या नहीं है, ये सब चीजें मैं बताऊंगा। मतलब उसका पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस क्या होगा, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होगा सोसाइटी के ऊपर, उसके बाद अगर उसका नेगेटिव कंसिक्वेंसेस या नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा, और हम लोग के लिए एज ए सिटीजन हम लोग के लिए ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है बेनिफिट होगा या नहीं होगा, उस मुद्दे पे खासकर ध्यान में फोकस करते हुए मैं इस टॉपिक को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो देखिए अब समझते हैं पहले कि यार ये वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। देखो मैं बेसिक से शुरुआत कर रहा हूं ताकि जिसका पॉलिटी का बैकग्राउंड, इंडियन पॉलिटी का बैकग्राउंड ना हो, वो भी समझ पाए। और आम जनता तो ऐसा नहीं है कि सबको पॉलिटिकल बैकग्राउंड होती है। देखो सिंपल सी बात है बेटा, एक होता है सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन, ठीक है। एक होता है सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एमपी इलेक्शन कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन कहते हैं, राइट। और यहां पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है उसमें जो जीतता है, ठीक है, उसको जीतते हैं तो वो कौन है, जैसे कि मोदी जी इस बार जीते थे, बीजेपी पार्टी, तो यहां पर वो क्या बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो वो सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन है, दैट इज नोन एज सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन। क्लियर है पॉइंट? एक होता है बेटा उसके बाद जो है स्टेट लेवल पे इलेक्शन, राज्य सरकार का जो इलेक्शन है स्टेट लेवल पे इलेक्शन है, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हो विधायक का इलेक्शन या एमएलए का इलेक्शन भी कहा जाता है, जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन भी कहा जाता है, अलग अलग नाम से एमएलए इलेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। उसको जो है देन विधायक का इलेक्शन भी कहा जाता है सिंपल लैंग्वेज में, उसको स्टेट असेंबली इलेक्शन भी कहा जाता है। सो दैट इज नोन एज जैसे कि ये मैंने एमपी लिखा, उसको मैं लिख रहा हूं यहां पर एमएलए इलेक्शन, दैट इज फॉर द विधानसभा इलेक्शन भी उसको कहते हैं, ठीक है, विधानसभा इलेक्शन। जैसे कि एमपी को लोकसभा इलेक्शन भी कहा जाता है, एमपी इज नोन एज, उसको नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, लोकसभा का इलेक्शन। उसको एमएलए को नॉर्मल लैंग्वेज में क्या है, विधानसभा का इलेक्शन, विधानसभा का इलेक्शन, ठीक है। और उसमें जो जीतते हैं कौन होता है, वो जो है सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, राइट। और एक इलेक्शन होता है बेटा, और इलेक्शन ध्यान रखिएगा, और एक स्टेट लेवल पे और एक जो इलेक्शन है जिसको हम लोग पंचायत इलेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का इलेक्शन है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इलेक्शन है, जिसको 3 टायर सिस्टम ऑफ द इलेक्शन है आज के डेट में। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी उसको 3 भाग में डिवाइड किया गया। कैसे? देखो जैसे कि एक होता है पंचायती राज और एक है म्युनिसिपालिटी। पंचायती राज में 3 स्टेज आते हैं, एक है विलेज लेवल पे, एक है ब्लॉक लेवल पे, और एक है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होता है जिला परिषद बोलते हैं उसको। ब्लॉक लेवल पे जो होता है समिति सभा बोलते हैं, समिति सभा बोलते हैं। और जो विलेज लेवल पे होता है वो जो है ग्राम पंचायत बोलते हैं हम उसको। उसी प्रकार से ये रूरल एरियाज के लिए, बट अर्बन एरिया के लिए क्या है, उसको हम म्युनिसिपालिटी इलेक्शन बोलते हैं। म्युनिसिपालिटी इलेक्शन में जो बड़े बड़े शहर है, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहा जाता है। जो मीडियम शहर है उसको जो है म्युनिसिपल काउंसिल कहा जाता है, और जो छोटे छोटे शहर है उसको नगर पंचायत कहा जाता है। तो नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सब म्युनिसिपालिटी इलेक्शन कहा जाता है। चाहे वो सरपंच का इलेक्शन हो, चाहे समिति सभा का या जिला परिषद का, उसको क्या कहा जाता है, पंचायती राज इलेक्शन कहा जाता है। ये सब दोनों पंचायती राज और म्युनिसिपालिटी किसके अंदर आता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इलेक्शन में आता है, राइट। तो आप आए दिन में देखते हो चीजें, इलेक्शन क्या होता है, कभी लोकसभा इलेक्शन नॉर्मली अलग होती है, विधानसभा हर एक राज्य का, जैसे कि हमारा 28 स्टेट है, उड़ीसा का इलेक्शन अलग होगा, तो यूपी का इलेक्शन अलग होगा, तो जम्मू कश्मीर का अलग होगा, तो केरला का अलग होगा, तो तमिलनाडु का अलग होगा, गुजरात का हर एक राज्य में आए साल भर जो इलेक्शन किसी ना किसी का होता रहता है, महीने भर होता रहता है, समझ रहे हो। उसके साथ पंचायत इलेक्शन भी अलग होता है। तो उसमें क्या होता है, सबसे बड़ी कमी है हमारी टाइम कंज्यूमिंग होती है, सबकी टाइम डिस्टर्ब होता है। और ऑब्वियसली बात है, जब इलेक्शन होगा तो गवर्नमेंट की तरफ से करोड़ों रुपए खर्च की जाती है, वहां पर इलेक्शन बूथ को ठीक करना, वहां पर जितने टीचर हैं उनको अपॉइंटमेंट करना, जितने जितने जो फोर्सेस हैं पुलिस से लेकर हर एक फोर्सेस को जो जो इलेक्शन में ड्यूटी में रहते हैं उनको करना,
तो ये सब में बेटा करोड़ों रुपए का खर्च होता है। एक इलेक्शन होता है तो करोड़ों रुपए का खर्च होता है, और अलग अलग जगह पे इलेक्शन होगा। अगर लोकसभा का इलेक्शन अलग, विधानसभा इलेक्शन अलग और ये अलग, तो फिर और दिक्कतें आती रहती हैं। और साल भर में लोग जो लॉन्ग टर्म प्लान के बारे में, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बारे में, जो इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, जो बड़े बड़े सेगमेंट है उसको डिस्कस करने के चक्कर में उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम किस चक्कर में रहते हैं? इलेक्शन के चक्कर में रहते हैं, जिसकी वजह से मोदी जी हमारे 365 दिन बिजी रहते हैं, अमित शाह हमारे 365 दिन बिजी रहते हैं, केजरीवाल जी 365 दिन बिजी, और राहुल जी 365 दिन। अगर ये सारे जो जिनको हमने देश में चुना है, ये लोग सारे जो है इलेक्शन के चक्कर में, ये जो सारे जो है इलेक्शन के, मैंने साले नहीं कहा, ठीक है, उसको अलग तरीके से मत लेना, मैंने कहा सारे ये सारे जो है इलेक्शन के चक्कर में अगर रहेंगे, इलेक्शन के चक्कर में रहेंगे, तो फिर जो है देश का डेवलपमेंट, देश का मुद्दा, देश की बातें कौन करेगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें कब होगी? रिमूवल पॉवर्टी की बातें कब होगी? इतने जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने की बातें कब होगी? हॉस्पिटल डेवलपमेंट की बातें कब होगी? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बातें कब होगी? एजुकेशन पे विकास करने की बातें कब होगी? ये नेता तो अपने बिजी रहेंगे, वोट देने के चक्कर में इलेक्शन करते रहेंगे। तो सबसे देश के लिए हित है, नागरिक के लिए, कि वन इलेक्शन हो तो हम सब के लिए बेहतर है। बट एनीवे, सबकी अलग अलग व्यू हो सकता है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। देखो, उसके साथ साथ मैं बताऊंगा, दिस इज द कंसेप्ट, मैंने जो बताया, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एक देश एक इलेक्शन। मतलब चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो, मतलब एमपी का इलेक्शन, चाहे वो एमएलए विधानसभा का इलेक्शन हो, मतलब राज्य का इलेक्शन हो, दोनों एक साथ होना, उसको वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट दिया गया। आई होप इट्स क्लियर टू यू, ठीक है ना। उसके साथ देखिए, अगर मैं बात करूं तो इन द ईयर 1967 तक जो है ये इलेक्शन चालू था। ऐसा नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू कंटिन्यूअसली सबसे लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर एवर अब तक के, तो 1967 तक ये इलेक्शन चला था बेटा, 1967 तक। उसके बाद जो है ये जो है बंद कर दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि ये एक नया कंसेप्ट होके आया है, और ऐसा भी नहीं है कि ये केवल इंडिया का ही कंसेप्ट है, जैसे कि जीरो आवर्स है वो इंडियन कंसेप्ट है। ऐसा भी नहीं कि केवल इंडिया में चल रहा है, पाकिस्तान में या फिर जो नेपाल में जो उनका करने का जो तरीका देखो, नेपाल में 3 लेवल ऑफ इलेक्शंस होती है, 3 लेवल ऑफ इलेक्शन होती है, एक है पार्लियामेंट्री, एक है प्रोविंशियल और एक है लोकल। अगर स्वीडन की बात करूं, स्वीडन ऑल्सो होल्ड द इलेक्शन ऑफ 3 लेवल, ठीक है। तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग है। वेयर बेल्जियम की बात करूं, होल्ड द पार्लियामेंट्री एंड प्रोविंशियल इलेक्शन साइमल्टेनियसली, दोनों को एक साथ करवाते हैं। तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग है, ठीक है। तो अभी जो वन नेशन वन इलेक्शन बिल का अपडेट की अगर मैं बात करूं, देखो सबसे पहला चीज है कि उनके लोकसभा में ये पारित हो चुका है। देखो, कोई भी बिल अगर पास होता है तो पहले लोकसभा में होगा, उसके बाद जो है राज्यसभा में होगा, है ना, ज्वाइंट कमेटी मीटिंग बैठेंगे, उसके बाद जो है बिल जो है पारित होगा। हालांकि ये केस में राज्य सरकार के पास भी भेजे जाएंगे, और राज्य सरकार का भी 50% से ज्यादा समर्थन होना जरूरी है। देखो, बिल का जो प्रकार है वो अलग अलग होता है, किस प्रकार का बिल है वो अलग अलग होता है। तो उसमें क्या चाहिए? लोकसभा में अप्रूवल चाहिए, सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? 50% प्लस 1, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी का मतलब 50% प्लस 1 चाहिए, ठीक है। तो उसमें भी लोकसभा में भी चाहिए, राज्यसभा में भी चाहिए। उसके बाद जो है स्टेट गवर्नमेंट का भी परमिशन चाहिए, तब जाके ये जो है बिल बन पाएगा। तो एनीवे, अब लोकसभा में पास हो गया। देखो, वन नेशन वन बिल हैज बीन पास्ड इन द लोकसभा विद 269 वोट बीइंग इन द फेवर ऑफ द बिल एंड 1998 जो है उसके अगेंस्ट में थे, ठीक है। एंड देखो, द बिल अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट विद द एम वुड अलाइन द इलेक्शन प्रोसेस। देखो, अलाइन द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी एंड न्यू दिल्ली। देखो, जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें इलेक्शन नहीं होता है, 3 को छोड़ के, दिल्ली, पांडिचेरी और दैट इज जम्मू कश्मीर को छोड़ के। तो जब इलेक्शन होगा, ये दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर को भी साथ में लिया जाएगा, एक साथ ही लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बताया जा रहा है? देखो, द बिल हैज बीन प्रपोज्ड टू द डिलिबरेटली थ्रू द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी जेपीसी को, एंड द रिपोर्ट इशूड बाय द जेपीसी विल हैव टू गेट अप्रूवल बाय द कैबिनेट इन ऑर्डर टू डिस्कस इन द पार्लियामेंट अगेन। तो जेपीसी जो है उसके फाइनल फिर डिस्कशन करेंगे। देखो, एक और चीज यहां पर बताऊंगा कि वन नेशन वन बिल का एडवांटेज क्या है। देखो, उसका डिसएडवांटेज भी है और उसका एडवांटेज भी है, ठीक है। हर चीज, कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसीज दुनिया में आता ना, उसका प्लस पॉइंट भी होता है, उसका नेगेटिव पॉइंट भी होता है। बट हमें याद रखना है कि
ज्यादातर लोग किस चीज में बेनिफिट होंगे, देश का किस चीज में डेवलपमेंट होगा। देखो जब भी पॉलिसी या जब भी कमीशन या जब भी कमेटी आता है 1-to-1 खुश करने की कोशिश नहीं होती है। उसमें जो है राहुल गांधी असंतोष हो सकते हैं, उसमें जो इंडिविजुअल कोई इंडिविजुअल असंतोष हो सकता है, बट जब भी पॉलिसी आती है देश के हित के बारे में बात की जाती है और 1-to-1 पॉलिसी नहीं होती है, ज्यादातर लोगों को खुश करने की बात होती है। तो यहां पर अगर बात करें तो ज्यादातर जो है एडवांटेज है। क्या है सबसे बड़ा एडवांटेज? तो यार कॉस्ट रिड्यूसिंग है। बार बार लगातार जो देश में, राज्य में या पंचायत लेवल पे इलेक्शन हो रहा है उसमें बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, वो कम हो जाएगा, नो डाउट अबाउट दैट। अगर वही कम होगा तो ये आकलन किया जा रहा है कि 1% के आसपास जीडीपी हम लोग का ग्रोथ होगा। ये तो बहुत बढ़िया सिंबल है। अगर 1% जीडीपी ग्रोथ होगा तो उसको हम हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, दूसरी चीज में या रोजगार देने में लगा देंगे। 1% कम नहीं होता देश का, ठीक है, जीडीपी। तो ये कहा जा रहा है। उसके बाद देखो फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म गवर्नेंस। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है? अब जैसे कि गरीबी हटाओ वाला प्रोग्राम है, बेटा गरीबी हटाओ वाला प्रोग्राम तो ऐसा नहीं है कि सबको लाइन में लगा दिया और गोली मार दी और सबको हटा दिया, ऐसा तो नहीं होगा ना। गरीबी हटाओ वाला प्रोग्राम के लिए उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उनके लिए रहने के लिए मकान चाहिए, उनको रोजगार देना पड़ेगा। मतलब एक तरफ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट करोगे तब जाके गरीबी, रिमूवल ऑफ द गरीबी वाला कंसेप्ट होगा। ये 2 दिन का, 6 महीने का या 8 महीने का काम नहीं कि पूरा संसार से, इस इंडिया से गरीबी को हटा दोगे। तो इट्स ए लॉन्ग टर्म प्लान। अब जैसे कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बन रहा है, ठीक है, बड़े बड़े आईटीज खोल रहे हैं, बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल रहे हैं। तो ये सब जो है लॉन्ग टर्म चीजें होती है, चाहे वो पंचवर्षीय योजना का हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होती है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात होती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात होती है, या फिर हम लोग का लॉन्ग टर्म विजन होता है। तो उसमें क्या है, उसमें स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए। 1-2 साल के लिए सरकार आएगी तो नहीं हो पाएगा, तो ये उसमें काम करेगा उस चीज में। देन इंक्रीज द वोटर टर्नआउट, ठीक है, वोटर आर लेस। देखो बार बार लगातार इलेक्शन होगा तो वोटर भी जो है परेशान हो जाएंगे, यार कितने बार वोट देंगे। अगर एक बार होगा तो चाहे वो राज्य का है, चाहे वो सेंट्रल का है, तो मतलब वोटर भी जो है ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में है, ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करना सबके लिए हित की होती है, ठीक है। देन उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड, स्मॉल parties can compete with more effectively with the large ones due to reduced overall election expense। तो जाहिर सी बात है अब सब लोग एक तरफ से बराबर होंगे। पहले क्या होता था, इलेक्शन बार बार होने पर क्या है, जो बड़े बड़े पार्टीज हैं उनका ही दमदार होती थी। अब एक साथ इलेक्शन होगा तो छोटे छोटे पार्टी भी अपने हिसाब से कंटेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद एफिशिएंट यूज ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस, एफिशिएंट नॉट ओनली सिक्योरिटी फोर्सेस, इवन जो टीचर है, जो वहां पर ड्यूटी में लगते हैं, उसके साथ साथ यू कैन से सिक्योरिटी फोर्स का भी, इट अलाउ सिक्योरिटी फोर्स टू बी डिप्लॉयड मोर एफिशिएंटली फॉर द अदर पर्पस। अगर खाली इलेक्शन के चक्कर में ही सिक्योरिटी फोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा तो जाहिर सी बात है देश का डेवलपमेंट इतना नहीं हो पाएगा, वहां पे ही खर्च ज्यादा हो जाएंगे, या फिर जो टीचर पढ़ाने की जगह पे इलेक्शन ड्यूटी में उनका ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये चीज बेहतर हो जाएगी। तो दीज आर द प्लस पॉइंट। अब देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, देखिए कि अब जो है इलेक्शन कौन कौन सा स्टेट में है। हाल ही में रिसेंट डाटा है, ये रिसेंट डाटा के हिसाब से मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि कितने स्टेट में, कौन कौन सा स्टेट में कौन सा रूलिंग पार्टी है। थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान में रहेगा, मैं ऐसे डाटा बता देता हूं। देखिए अभी रिसेंट डाटा, ये रिसेंट कल ही हमने अपडेट किया है ये डाटा को। देखिए बीजेपी का जो टोटल आप देख रहे हो ना पिक्चर, तो उसमें से टोटल कंप्लीट मेजोरिटी बीजेपी है 13 स्टेट में। कंप्लीट मेजोरिटी की मैं बात कर रहा हूं। अगर गठबंधन की साथ करूं, गठबंधन का मतलब है क्वालिशन, दूसरे पार्टी से मिलकर गठबंधन के साथ है, तो 7 स्टेट ऐसा है जो गठबंधन है, ठीक है। और कांग्रेस का जो सिंगल मेजोरिटी में जो है, कांग्रेस 3 स्टेट में है, और इंडिया गठबंधन का 2 स्टेट में है। उसके साथ आम आदमी पार्टी भी 2 स्टेट में है। अब देखिए बीजेपी पार्टी जो मेजोरिटी में है वो है 13 स्टेट, उसमें से ओडिशा है, अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, छत्तीसगढ़ है, गोवा है, गुजरात है, हरियाणा है, आप देख लीजिए मैप, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, मणिपुर है, राजस्थान है, त्रिपुरा है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ये जो मैंने 13 स्टेट लिया, यहां पर कंप्लीट मेजोरिटी है, ठीक है। उसके साथ मैं बता दूं क्वालिशन गवर्नमेंट, जो एनडीए सरकार का जो रूल है, क्वालिशन गवर्नमेंट है, उसमें से आंध्र प्रदेश में क्वालिशन गवर्नमेंट है, एनडीए है, बिहार में एनडीए है, महाराष्ट्र में एनडीए है, मेघालय में एनडीए है, नागालैंड में एनडीए है, पुडुचेरी में एनडीए है और सिक्किम में एनडीए है। अभी मैं बात करता हूं आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब कांग्रेस पार्टी जो कंप्लीट मेजोरिटी में है, कंप्लीट मतलब मेजोरिटी में है, कंप्लीट तो नहीं, मेजोरिटी में है, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटका। अभी देखिए इंडिया जो क्वालिशन गवर्नमेंट है, इंडिया जो है जम्मू कश्मीर में है और झारखंड में है, और वेस्ट बंगाल में जो है टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस, उसके साथ तमिलनाडु में है डीएमके है, उसके बाद केरला में
एलडीएफ है। उसके बाद दिल्ली और पंजाब में क्या है, वो है आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो ये जो है अभी उसका रिपोर्ट है, जिसने हमने देखा कि 13 ऐसा स्टेट है जो कंप्लीट बीजेपी मेजोरिटी है और 7 ऐसा स्टेट है बीजेपी का गठबंधन है। तो ये है मैप वही, ठीक है। अब देखिए वन नेशन वन इलेक्शन का डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, क्या होगा, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द चैलेंज का मतलब क्या है, जो स्टेट लेवल पे कुछ इश्यूज होती है, सेंट्रल लेवल पे कुछ इश्यूज होती है, वो जो है एक साथ हो जाएंगे, ये बता रहे हैं कुछ लोग। उसके बाद देखो कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फेडरल इश्यूज, मतलब अगर मैं बात करूं द इंप्लीमेशन में रिक्वायर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस एंड कुड पोटेंशियली चेंजेस द फेडरल नेचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल पार्टी। फेडरल नेचर का मतलब है डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, पावर का डिवीजन होना, तो ये कहा जा रहा है कि उसमें जो है पावर फेडरलिज्म का इश्यू आ सकता है। उसके बाद देखो इंपैक्ट ऑन द वोटर बिहेवियर, वोटर में कंफ्यूज नेशनल एंड स्टेट इश्यूज, वही वाला ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट है कि नेशनल इश्यूज पे वोट करें या स्टेट इश्यूज पे वोट करें, उसमें कंफ्यूजन आ सकता है। देन इंपैक्ट ऑन द रीजनल पार्टी, यहां पर कहा जा रहा है कि बड़े बड़े पार्टी अगर एक साथ करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि बड़ा पार्टी भी डोमिनेट कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और उसके बाद जो है अकाउंटेबिलिटी कंसर्न, फिक्स टर्म विदाउट द थ्रेट ऑफ द इलेक्शंस कुड रिड्यूस द गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी। हाँ, एक चीज है कि अब जो है वन इलेक्शन हुआ, वन नेशन वन इलेक्शन हुआ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में मान लीजिए कि अभी इलेक्शन 2000, मान लीजिए कि 2024 से लेकर इलेक्शन 2029 तक होने वाला है, ठीक है। तो अगर जो सरकार है वो अगर मान लीजिए कि 2000 सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, 2025 से लेकर 2025 में वो गिर गई मान लीजिए, या फिर 2026 में वो सरकार जो है खत्म हो गई, गिर गई, तो फिर सेंट्रल लेवल पे अगर सरकार गिर जाएगी तो स्टेट लेवल पे जो सरकारें हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होने का चांसेस है, ये पॉसिबिलिटीज भी है। हाँ, ऐसा नहीं है कि खाली प्लस पॉइंट है, कुछ नेगेटिव पॉइंट, इस मामले में ये नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है। क्लियर है पॉइंट? लेकिन हाँ, ज्यादा अगर बात करें तो ज्यादा प्लस पॉइंट है। यहां पर एक चीज और देखिए, केजरीवाल जी का जो मानना है, देखो कंट्री नीड्स वन हेल्थ केयर एंड वन एजुकेशन, उन्होंने उसके साथ उन्होंने नारा दिया है कि एक हेल्थ केयर भी एक होना चाहिए और एजुकेशन, मतलब हेल्थ केयर एक का मतलब है सबको सभी प्रकार का फैसिलिटी हेल्थ में मिलना चाहिए, वन एजुकेशन का मिलना है इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड एंड रिलीजन, सबको जो है एजुकेशन भी समान प्रकार का होना चाहिए। उन्होंने उसी टाइप वही अपील किया था केजरीवाल एज ए कैबिनेट क्लियर्स वन नेशन वन इलेक्शंस, ठीक है। उसके बाद देखिए मोदी जी का मानना जो है वन नेशन वन इलेक्शन शुड लॉ मेकर एडप्ट ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस, मतलब वर्ल्ड में ये बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से है और उसको जो है हमें भी इस्तेमाल करना चाहिए हमारी भलाई के लिए। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं, क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन और उसका आंसर दीजिए, नीचे कमेंट करके बताइए। देखो क्वेश्चन क्या है, विथ रेफरेंस टू वन नेशन एंड वन इलेक्शन, है ना बच्चों, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है, इट रिफर टू द आइडिया ऑफ होल्डिंग साइमल्टेनियस पोल फॉर द स्टेट असेंबली एंड द लोकसभा इंस्टेड ऑफ सेपरेट एंड कंटिन्यूअस इलेक्शंस। सेकंड क्या है, इट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। थर्ड क्या है, साइमल्टेनियस इलेक्शन वुड रिक्वायर अमेंडिंग आर्टिकल 83 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए, नीचे कमेंट करके आप लोग बताना आंसर, ठीक है। और उसके साथ मैं बता देता हूं बच्चों, एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा, देखिए यहां पर जो है हमने बैच एग्जाम कैंपस, पहला चीज तो है आपने अगर एग्जाम कैंपस डाउनलोड नहीं किया है, ठीक है, तो एग्जाम कैंपस आप जो है डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर में आपको अवेलेबल मिलेगा। और हम लोग जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं, प्रीलिम स्पेसिफिक बैच जो है 30 दिसंबर से स्टार्ट करें, प्रीलिम स्पेसिफिक। अभी देखो बेटा, प्रीलिम 5 महीना है, आपके पास टाइम नहीं है, उधर उधर कौन सा स्टडी मटेरियल पढ़ो, क्या पढ़ो, किसके मेंटरशिप लो, उतना टाइम नहीं है, तो फोकस कर लो एक जगह पे। यहाँ पर सारा कंटेंट मैं आपको प्रीलिम्स का दे दूंगा, आपका पक्का श्योर शॉट आएगा, प्रीलिम क्लियर होगा। ये नंबर पे आप कंटेक्ट कर सकते हो 8527007432, ठीक है। जैसे कि प्रीलिम्स को लेके बहुत कंफ्यूजन है, अरे क्या पढ़े, कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, कहाँ से पढ़े, तो ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि वॉट एवर द टॉपिक आई टीच इन द क्लासेस दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द प्रीलिम्स, और वो एग्जामिनेशन के लिए सफिशिएंट है और उतना ही पढ़िए। और सेकंड थिंग, वॉट एवर द टॉपिक आई टीच वो याद भी रहेगा, तो बने रहिए और जुड़े रहिए, ठीक है। उसके साथ साथ प्रीलिम्स का भी है, उसके साथ साथ जो है स्टेट पीसीएस का भी है, ऑप्शनल बैच भी हमने स्टार्ट कर दिया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और हिस्ट्री का ऑप्शनल ये बैच है, और ये नंबर है, इस नंबर पे जो है आप ये जो फीस भी है हमने मिनिमम रखा है आप लोगों के लिए, ठीक है। हर प्रकार का कोर्सेज है, आप जो है इस कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हो एज क्विक एज पॉसिबल, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेंटरशिप जो है मैं अपने तरफ से आप लोगों को स्पेशल मेंटरशिप में दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद।